नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है आपके जीएस के प्रश्न पत्र 2 से कराने वाले हैं प्रश्न। और प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के सामरिक और आर्थिक हितों को किस स्तर तक प्रभावित किया है, सविस्तार चर्चा कीजिए। 12 अंक का प्रश्न है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर युद्ध तो रूस यूक्रेन के बीच हो रहा है तो उससे भारत को क्या है, लेकिन ये वैश्वीकरण का समय है। अगर देश दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे पूरी दुनिया जो है प्रभावित होती है कमोबेश। कोई ज़्यादा प्रभावित होता है, कोई कम होता है, लेकिन होते सभी हैं। तो ये प्रश्न वही है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध हो ही रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। करीब करीब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और ये अभी भी चालू है। और वर्तमान में तो ये और भी तेज़ी से इसकी चीज़ें देख ही रहे होंगे कि समय किस तरीके से, कितने आक्रामक तरीके से चाहे रूस रिएक्ट कर रहा है या यूक्रेन के द्वारा कितनी सटीक जो है वो टारगेट बनाए जा रहे हैं। और अभी करीब 10 दिन पहले वहाँ के जो सैन्य बेस पे जो अटैक किए गए और उसमें बहुत से विमानों को जो क्षति पहुंची है, मतलब वो बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। तो रूस के भी कान खड़े हुए हैं। और फिर इसी में जो एक हमारे चाचा चौधरी हैं, अब नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप महोदय हैं। उनका ये था कि भाई जैसे ही हम बनेंगे वैसे युद्ध समाप्त करवा देंगे। और कभी पुतिन से बात कर रहे हैं, कभी जेलेंस्की को हड़का रहे हैं, वो भी अपने व्हाइट हाउस में ला करके। तो सारी चीज़ों की हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और फिर ये देखेंगे कि भारत कैसे जो है प्रभावित हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों बच्चों के लिए, जो हमारे यूपीएससी के बच्चे हैं या यूपीपीसीएस मेंस के बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना है। संस्थान के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है। मतलब शुरू क्या 15 जून से शुरू हो जाएगा। इसमें एडमिशन जो है वो आरंभ हो गए हैं। और अभी क्या है कि जो ऑफ़र चल रहा है कि स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन जब तक ये चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फीस जो है 9,999 हो जाएंगी। अभी तो 7,499 रुपये में ही ये भी बैच मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि देखिए, जो हमारी आंसर राइटिंग की जो चीज़ें हैं वो तो इस बैच में भी उसी तरीके से चलेंगी जैसे पूर्ववत चलती रही हैं। लेकिन इसमें चूँकि हम एक खास प्रयास करेंगे कि बच्चे को हर समय, मतलब होता नहीं कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत देंगे। बच्चा जो 24 आवर्स जो है 24x7 कभी भी संस्थान में संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है और उसका वो निदान पा सकता है। तो इससे जुड़िए। और फिर नंबर है कि 7303307507। रोज़ाना प्रैक्टिस, आंसर प्रैक्टिस करें। इसके साथ जुड़ करके कॉपी की मार्किंग की जाएगी, मॉडल आंसर दिए जाएंगे। जैसे अभी आपको, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको प्रश्न लिखने को दिया जाएगा, आप ऐसे लिख करके भेजेंगे, इसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और यदि आप नंबर कम पा रहे हैं तो क्या कमी रह गई वो बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है क्या और प्रयास कर सकते हैं। और फिर जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। और ये प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से होगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू भी यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का मतलब आपकी परीक्षा से उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, केवल आप संस्थान के साथ बने रहिए, यहाँ सारे फुलफिल होंगे। बस शर्त यही है कि जो हम प्रश्न दें आप ईमानदारी से करते जाइए। यदि आप ईमानदारी दिखाएंगे, देखिए हम तो 100% ईमानदारी दिखा रहे हैं। और इसका प्रमाण है हमारा यूट्यूब पे कि भाई कितना वीडियो मैंने निःशुल्क आप लोगों के लिए दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ मुख्य परीक्षा में जुड़े हुए हैं, उनका कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उनकी सेम डे कॉपी नहीं चेक हो जाती, सेम डे उनका मटेरियल नहीं मिल जाता। उसके बाद भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हम खुद अवेलेबल नहीं रहते हैं। और इस समय तो स्थिति ये है कि कुछ मुख्य परीक्षा के बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो पहली बार दे रहे हैं, उनका भी चीज़ें उस तरीके की तैयार नहीं है, तो डर रहे हैं। तो वहाँ तो समझ लीजिए कि मैं एक्स्ट्रा उनको उन पर परिश्रम कर रहा हूँ कि नहीं ठीक है, आप इस तरीके से करिए, ये बताइए, सारी चीज़ें मतलब वो करी जा रही हैं। तो हमारी ईमानदारी 100% है। बस प्रयास ये है कि आप भी उसी ईमानदारी के साथ आए, संस्थान से जुड़े और जैसे जैसे संस्थान के द्वारा गाइड किया जाए आप उसी डायरेक्शन में काम करें। यदि आप काम करेंगे तो सफलता 100% सुनिश्चित होगी। एक्चुअली में इस समय क्या है कि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन
कमिटमेंट था हमारा कि हम जो है आप लोगों को अब की बार मेंस पास सीरीज के तहत प्रश्नों की एक श्रृंखला कराएंगे, और 15 जून तक मैंने कहा था। तो इस बीमारी की हालत में भी हम आपके साथ बने हुए हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि मतलब सोचिए, जो हमारी अपनी क्लासेस हैं वो हम थोड़ा उसको कम किए हैं, क्योंकि बोलने में हमको दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, ढेर सारा लौंग या अदरक खा खा करके तो बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप चीज़ों को समझिए, आप प्रयास करिए, संस्थान के साथ जुड़िए, इसका आपको लाभ मिलेगा। आइए प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के सामरिक और आर्थिक हितों को किस स्तर तक जो है प्रभावित किया है, सविस्तार चर्चा कीजिए। तो देखिए 12 अंक का प्रश्न है, और थोड़ा सा की पॉइंट क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध, तो इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इससे दोनों देशों में व्यापक जन धन की हानि हो रही है, फिर भी ये अनवरत जारी है। और सोचिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो देश दुनिया को यही लग रहा था कि एक छोटा सा देश यूक्रेन है, उसको तो रूस चुटकी में, मतलब 2-4-6 दिन में ही उसका काम तमाम कर देगा। और रूस जो है मतलब यूक्रेन जो है वो रूस का एक नया राज्य बन जाएगा, जिस तरीके की संभावना व्यक्त करी जा रही थी। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा हो कि सर रूस के लोग बड़ा जीवट है, बहुत ताकत से लड़े। ऐसा नहीं है, जीवट है ठीक है, जिनके भी देश पे इस तरीके की चीज़ें आती हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए इस तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन वीरता ही पूरी तरीके से नहीं है। आपको यदि पता होगा तो यूक्रेन के पीछे पूरा पूरा पश्चिमी यूरोप है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, साथ ही साथ अमेरिका है। और इधर थोड़ा सा जब से ट्रम्प महोदय आए हैं, चीज़ें थोड़ा सा अमेरिका जो है वो डाउन हुआ है। फिर भी बाइडेन के समय में तो काफ़ी सहयोग मिल रहा था, धन से भी, वेपन्स से भी, और वर्तमान में भी वो सब चीज़ें चली रही हैं। तभी जो है यूक्रेन इस स्तर तक जो है युद्ध को लेकर के पहुंचा है, इतना लंबा खींच पाया है युद्ध। नहीं तो रूस के पास संसाधनों की कमी नहीं है। मतलब सोचिए, उसी का एक संसाधन हमारे पास ब्रह्मोस है, और अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से उसने काम किया है, तो क्या वो रूस नहीं कर सकता? लेकिन रूस यूरोप और अमेरिका सबसे एक साथ लड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। जहाँ तक भारत के सामरिक और आर्थिक हितों का प्रश्न है, तो इसने भारत के समक्ष पुनः शीत युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखिए, अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका डिमांड भी नहीं है कि प्रश्न में आप जो है पूछा भी नहीं गया कि आप अपने उत्तर में लिखें। अब आप ये बताइए कि भाई ठीक है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है कि वही जो हम आज़ादी के बाद जो स्थिति में थे, कि भाई आज़ादी के बाद क्या था कि पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, जो समाजवादी देशों का गुट था, साम्यवाद की बात करता था, और वो कहता था कि हम साम्यवाद का निर्यात भी करेंगे, मतलब उसको प्रसारित भी करेंगे, फैलाएंगे भी। दूसरा जो धड़ा था वो पूंजीवादी देशों का था, और जिसका अगुवा कौन था? अमेरिका था। तो ऐसे में हमारी जो आज़ादी थी, जो नए नए हम आज़ाद हुए थे, और हमको ये पता था कि भाई गुलामी क्या होती है, और फिर अपनी संप्रभुता, मतलब अपनी विदेश नीति किसी एक धड़े में जा करके दे दें, तो वो हमारे नीति नियंताओं ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही चलाया कि भाई हम जो है किसी के गुट में नहीं रहेंगे, जो सही रहेगा उसकी बात करेंगे, जो गलत रहेगा उसकी मुखालफत करेंगे, मतलब हम एक स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे। और यही स्थिति वर्तमान में देखा जाए तो भारत के समक्ष पुनः रूस यूक्रेन युद्ध में खड़ी होती है। वो कैसे खड़ी होती है? क्योंकि यहाँ भी एक पार्टी रूस है, और दूसरा पार्टी पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं प्लस अमेरिका है। और अमेरिका बहुत हद तक भारत पे जो है दबाव डाल रहा था। बाइडेन के समय में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप जो है रूस से कच्चे तेल का आयात नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, ताकि जो है उसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो और वो लड़ ना पाए। भारत को था कि भाई जो हमारा शाश्वत मित्र था और है भी, वर्तमान में भी रूस की महत्ता कहीं से कम नहीं है हमारे लिए, वैसे ही इम्पोर्टेंस रखता है। और पुतिन की जो नीतियां भी रही हैं वो हमारे लिए अच्छी ही रही हैं, उनका हमेशा सहयोग हमको मिलता भी रहा है। तो अब हमको अमेरिका को भी मेंटेन करना था, क्योंकि वर्तमान में भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो सही मायने में जो पूर्वी सारी जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका के जो देश हैं
वही अमेरिकी देश में फुलफिल हो सकता है। रसिया के पास ठीक है, सामरिक या रक्षा क्षेत्र में हम थोड़ा सा सहयोग ले सकते हैं, लेकिन और किसी स्थिति में वर्तमान में रसिया है नहीं कि जो हमको उस तरीके का सहयोग कर सके जैसा सहयोग हमको अमेरिका से मिल सकता है। तो हम अमेरिका को भी हमको साधना था और रूस को भी नाराज़ नहीं करना था। तो वो वही वाली स्थिति हो गई कि भाई हम ना आपकी तरफ रहेंगे ना इधर रहेंगे, लेकिन हाँ जिसके तहत अगर हम देखेंगे कोई बहुत गलत करा तो उसकी हम मुखालफत करेंगे। और इसका एक उदाहरण आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी पुतिन से मुलाकात हुई, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने उन्हें इनडायरेक्ट वे में कहा कि भाई युद्ध को विराम दीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है, मतलब ये युद्ध का समय नहीं है। वो अतीत की चीज़ें थी, लोग लड़ते थे, अब नहीं है, अब चीज़ों को मेंटेन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ें हैं कि नए वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी। जैसे अब इसका उदाहरण देखें कि स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण भारत ने किसी खेमे में जाने के बजाय तटस्थ रुख अपनाया है। एक तरफ उसने रूस द्वारा बूचा जो नरसंहार की आलोचना की, मतलब रूस द्वारा जो यूक्रेन में बूचा नरसंहार किया गया, तो उसकी जो है भारत ने कड़े शब्दों में मुखालफत की है कि भाई रूस का ये जो कृत्य है वो निंदनीय है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साथ ही साथ UNHRC में रूस की सदस्यता पर कोई भी निर्णय लेने से खुद को जो है वो अलग रखा है। मतलब जहाँ गलती होगी निंदा तो करेंगे, लेकिन जहाँ रूस के हित प्रभावित होंगे तो वहाँ हम अपने आप को क्या है कि विड्रॉ कर लेंगे। और यही कारण है कि वर्तमान में हमारे रूस से भी संबंध बने हुए हैं। अमेरिका ने काटसा की धमकी के बारे में चिंता न करते हुए अमेरिका की जो काटसा नीति है और भारत अमेरिका के संबंधों में मैंने इसकी डिटेल से चर्चा करी है, तो यहाँ नहीं बताएंगे। तो काटसा नीति के तहत जो अमेरिका ने धमकी दी थी उसकी चिंता न करते हुए S-400, और इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये क्या है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। कमेंट करके बताइए, हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में जो बच्चे आरओ देने जा रहे हैं उनके प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाए कि S-400 क्या है, या S-400 जो वेपन है उसको हमने कहाँ से जो है आयात किया है। तो सौदे के लिए रूस के साथ अपने रक्षा समझौतों को जो है वो जारी रखा, और इसकी उपयोगिता अभी ऑपरेशन सिंदूर में आप देख ही सकते हैं। हालांकि कुछ साइंस जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि S-400 का तो हमने उपयोग ही नहीं किया, जो पाकिस्तान से जो चाइना समर्थित जो फुलझड़ियाँ आ रही थी उसको तो हमारे जो स्वदेशी जो अस्त्र थे उन्होंने ही उसको डिकोड किया और एयर में ही नष्ट कर दिया। लेकिन अगर कुछ बड़े पैमाने पे होता तो हमारे पास S-400 था। एशिया में स्थिरता पर प्रभाव, भारत ने चीन विरोधी और रूस विरोधी रुख पर अमेरिका की मांगों को अस्वीकार करके एशिया में चीन के बढ़ते भारत विरोधी रवैये पर रोक लगा दी है। मतलब ये कहा जाता था, अमेरिका का ये मानना था कि भाई अगर भारत का क्या है कि वर्तमान में चाइना के साथ संबंध बेहतर नहीं है, तो अमेरिका का एक धड़ा ये चाहता है कि भारत को हम अपने खेमे में मिलाएं और उसके माध्यम से हम रूस और चीन को काउंटर करें। क्योंकि देख रहा है कि चाइना और भारत में संबंध जो है वो इधर 2-3-4 सालों में काफ़ी ख़राब हुए हैं, लेकिन भारत ने यहाँ सधी हुई कूटनीति का परिचय देते हुए अमेरिका से कहा कि नहीं ठीक है, ये हमारे द्विपक्षीय मामले हैं, भाई सीमा विवाद की चीज़ें हम अपना निपटते रहेंगे, लेकिन हम आपके सहयोग से जो है चाइना या रसिया को जो है वो काउंटर करने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये बहुत सधा हुआ तरीका भी था, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि अमेरिका कितना स्थिर देश है, उसकी विदेश नीति कैसे पेंडुलम की तरह बदलती रहती है। और वर्तमान में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो तो खुद एक पेंडुलम है कि कब इधर कब उधर। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय देश नहीं है कि उसके चक्कर में पड़ करके हम जो है अपनी भत पिटवाएं। और कहीं न कहीं यूक्रेन से भी ये अतीत में गलती हुई है कि वो अमेरिका के झांसे में आ गया और उसको लगा कि जल्दी ही अमेरिका हमको नाटो की सदस्यता प्रदान कर देगा, और जैसे ही हम नाटो से लैस होंगे तो फिर तो नाटो में एक क्लाज है ये कि अगर किसी एक सदस्य पे हमला होता है तो पूरे नाटो सदस्यों पे हमला माना जाएगा, और ऐसे में सभी लोग जो है वो हमारी रक्षा के लिए युद्ध में आ जाएंगे। तो वो झांसा जो है काम नहीं आया,
और आज यूक्रेन जो है पूरी तरीके से तबाह रहा। तो कहीं न कहीं जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की महोदय हैं, ये उनके अदूरदर्शिता का भी परिणाम है। इसीलिए कभी कहा जाता है कि जो नेता होता का जो चुनाव होता है उसको बहुत सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि अगर ये अब भाई जैसे हमारे यहाँ के कपिल शर्मा हैं वैसे ही वहाँ के ज़ेलेंस्की महोदय रहे हैं यूक्रेन के, वो भी कॉमेडियन रहे हैं, टीवी एक्टर रहे हैं, और संजोग से उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो अगर ये लोग अब अपने आगे कपिल शर्मा भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर वो भारत, और अगर वो स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने लग जाए तो फिर वो क्या करेगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो जो जिस क्षेत्र में, हालांकि कपिल शर्मा का शो अच्छा है, कपिल शर्मा एक अच्छे एक्टर हैं, तो कोई एक अच्छा एक्टर होगा तो कोई वो अच्छा राजनेता भी हो जाए, ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो वहाँ जेलेंस्की की नीतियाँ थोड़ा सा वो इनके अगेंस्ट गई, इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, और वर्तमान में देख ही रहेंगे कि पूरा यूक्रेन जो है वो तबाह हो चुका है। भारत के निर्यात में वृद्धि, चूंकि रूस और यूक्रेन गेहूं तथा खाद्य तेल के प्रमुख जो है आपूर्तिकर्ता देश हैं जो वर्तमान में बाधित हैं। भाई इसमें क्या करा कि भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। अब आपको लगेगा सर भारत कैसे निर्यात कर सकता है, तो वो ऐसे कर सकता है क्योंकि आप जानते होंगे कि जो रूस है और जो यूक्रेन है, ये सब बेसिकली गेहूं और खाद्य तेल, रूस में यूक्रेन में तो सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का तेल उगाया जाता, सनफ्लावर, तो ये इनका वैश्विक निर्यात सबसे ज़्यादा था। अब चूंकि ये खुद युद्धग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं, तो ऐसे में जो है ये तो निर्यात कर नहीं सकते क्योंकि इनके यहाँ तो प्रोडक्शन भी नहीं है उस तरीके से। अब तो उस गैप को भरने में भारत, चूँकि हम भी जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम उन देशों को निर्यात कर सकते हैं जहां कभी रूस और यूक्रेन अपने खाद्यान्नों का निर्यात करते थे। तो वही आप बता रहे हैं। इसी तरह यूक्रेनी कार्यबल पर निर्भर देशों में भारत के कुशल आईटी श्रमिकों की भी उच्च मांग है। भाई आप जान रहे हो कि जो यूक्रेन रहा है वहाँ का जो आईटी सेक्टर था, जो वहाँ के आईटी श्रमिक थे, तो वो भी डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे में जो देश यूक्रेन के आईटी सेक्टर पर निर्भर थे, तो अब भारत के आईटी सेक्टर के पास एक बड़ा अवसर है कि वो अपनी तरफ उनको शिफ्ट करा लें, क्योंकि वहाँ के लोग तो प्रभावित हैं। तो ये फ़ायदा भी है भारत के लिए, मतलब आपदा में अवसर वाली चीज़ें हैं ये भारत के समक्ष। फिर आपातकालीन उद्देश्यों के लिए तेल भंडार में वृद्धि, जो सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई हमने किया क्या कि रूस द्वारा रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति से भारत को अपने भंडार को समृद्ध करने में सहायता मिली है। क्या है कि रूस के पास आप लोग जानते होंगे तेल का या कच्चे तेल का या गैस का भंडार है। तो भारत ने क्या किया कि और चूंकि रूस को धन की ज़रूरत थी, और धन की ज़रूरत थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल का निर्यात करना चाहता था। तो भारत चूंकि एक बड़ा मार्केट है, उसने कहा कि भाई ठीक है आप हमारे यहाँ से तेल ले जाइए। तो भारत ने कहा कि ठीक है तेल तो हम लेंगे, लेकिन हम इस प्राइस पे लेंगे। और शायद रूस की ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके तेल और ज़्यादा बाज़ार में बिक नहीं रहे, लोग खरीद नहीं रहे। भारत ने यहाँ जो है इसका भी लाभ उठाया, और जो अपने तेल रिजर्व हैं, जो भंडार है, उसको रूस से सस्ते में तेल आयात करके भर लिया है। तो इससे क्या है कि एक तो रूस पे हमने कह दिया कि भाई हम विपत्ति के समय में भी आपसे, अमेरिका के इतने दबाव के बाद भी हम तेल खरीद रहे थे, तो रूस को लगा कि नहीं यार भारत तो वाकई में अमेरिकी दबाव में झुका नहीं, हमारे साथ खड़ा रहा। तो एक मैसेज वो भी हम दिए, और दूसरा कि हमको कम कीमत पे तेल मिला तो हमारे जो है आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हुए, ये दोहरा लाभ हमको प्राप्त हुए। फिर भारतीय मुद्रा का प्रसार, चूँकि रूस से प्रमुख आयात भारतीय रुपये में किया जाता है, इससे न केवल भारत की विदेशी मुद्रा की बचत हुई, बल्कि भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा मिला। क्योंकि जो है देखिए सभी देशों का एक जो भी मानना है कि भाई जो अमेरिकी डॉलर पे जो निर्भरता है उसको कम किया जाए, और अगर अमेरिकी डॉलर पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी तो कहीं न कहीं जो अमेरिका की बादशाहत है वो भी डाउन होने लगेगी। तो इसका एक ही रास्ता है कि भाई जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाए। और भारत रूस, जैसे रूस की मुद्रा रूबल है, भारत के रुपए, तो हम रुपए और रूबल में निर्यात आयात कर भी रहे थे।
तो ऐसे में जो हमारी मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रही है, तो धीरे धीरे इसका महत्व भी बढ़ रहा है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो भारत के हित में रहे, सकारात्मक प्रयास रहे। हालांकि इस युद्ध के भारत के लिए कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे, जैसे मुख्य रूप से यह ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अस्थिरता का जो है वो कारण बना। क्योंकि भाई ठीक है, हमने निर्यात किया, कुछ फ़ायदा मिला, लेकिन अगर दीर्घकालिक चीज़ें जैसे जिस तरीके से चल रही, 3 साल से चल रहा है और अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब ये जो आकर के रुकेगा, क्योंकि ट्रंप की जो घोषणा थी यार, जो ट्रंप का प्रयास था वो भी बैकफुट पे ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अगर ये युद्ध और लंबा चलता तो जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के है वो चिंताएं बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के चीज़ें हैं, जब देश दुनिया प्रभावित होगी तो उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट आप इसको डालिए। फिर ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, और कुछ क्षेत्रों में तो महंगाई बढ़ी भी, और जब बढ़ी तो उसका कारण भी निकल के आया। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है भारत में इस स्तर पे महंगाई बढ़ी है। और भारत में क्या, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। सप्लाई चेन में व्यवधान, युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान भी हुआ है। क्योंकि अगर कोई युद्ध ग्रस्त क्षेत्र रहेगा तो वहाँ जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं उनका जो आयात निर्यात है वो इतने सुचारू रूप से हो नहीं पाएगा, और जब वो हो नहीं पाएगा तो फिर वही है कि उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, या अगर वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया तो उसे खराब होने की संभावना रहेगी। मतलब कई प्रकार की चीज़ें निकल करके आएंगी जो आप बता रहे हैं। फिर भारत के शेयर बाज़ारों में भी गिरावट आई है, जो विदेशी निवेश की कमी का कारण बन सकता है। क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि शेयर बाज़ार तो तभी बूम करता है कि जब सब कुछ चंगा सा रहे, मतलब सब कुछ ठीक है तो शेयर बाज़ार ठीक है, नहीं तो हल्का सा कुछ कोई एक स्टेटमेंट भी दे देता है तो शेयर बाज़ार तो ऐसे भरभरा करके गिरता है, और पता चलता है कि कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो इसीलिए शेयर बाज़ार में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत सोच समझ के करें, बहुत ही अनिश्चित कालीन व्यवसाय है, और अगर जानकारी नहीं है तो मत ही इन्वेस्ट करिए, नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और अगर शेयर बाजार गिरेगा तो जो निवेश है वो तो प्रभावित होगा ही होगा। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन युद्ध का व्यापक असर जो है भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों पर पड़ा है। हालांकि भारत ने सधी हुई कूटनीति के तहत दोनों देशों के प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा है एवं अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को ही जो है आगे बढ़ाया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमारी भूमिका थी, भाई ठीक है दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अतीत में भी बेहतर थे, और हमारा ये उद्देश्य था कि वर्तमान में भी बेहतर रहें। लाख चुनौतियों के बाद भाई हमारे ऊपर पश्चिमी यूरोपीय देशों का दबाव था, अमेरिका का दबाव हमेशा रहता है, फिर भी हमने वहाँ की चीज़ों को नियंत्रित करते हुए जो है रूस से भी अपने संबंध को मेंटेन रखा है। और यूक्रेन को भी जो मानवीय सहायता होती है, देखिए वेपन्स तो हम लोग देते नहीं हैं क्योंकि हम लोग शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हाँ इसके अलावा और जो ज़रूरतें होती हैं वो हम काफ़ी हद तक मुहैया भी करा रहे हैं, रूस को भी करा रहे हैं और यूक्रेन को भी करा रहे हैं। यूक्रेन को कुछ हद तक ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, अच्छा प्रश्न था, और अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, 2 बार में क्लियर हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। आप कुछ जानना चाहते हो या संस्थान आपको कुछ जनाना चाहता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आई है जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस तो आप देख ही रहे होंगे कि डेली हम प्रयास कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और इसी तरीके से निरंतर जैसे से जो भी एग्जाम आएंगे उसके लिए हम प्रयास करते ही रहते हैं। साथ ही साथ अभी तक हमारा अगर आप सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भी आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं और निकट भविष्य में जो है वो पढ़ती भी रहेंगी। और यदि आपको हमसे बात करना या हमारे किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं
तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप